कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी और कार्यकर्ता जनता के द्वार पर हैं। बीते दिनों में भाजपा हो या कांग्रेस, किसी ने प्रचार में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब भाग्य विधाता मतदाता है। लिहाजा कांग्रेस का चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भावनात्मक अपील करके पूछ रहे हैं, हमसे क्या गलती हुई है। ये बात उन्होंने विज्ञापन के जरिए कही, लेकिन इससे पहले उन्हें सभाओं में कहते भी देखा गया कि हमने कौन सा पाप किया। वे झूठ बोलने से बाज नहीं आते। अभी उन्होंने कहा है कि कमलनाथ पापी है। मैंने तो पूछा था मैंने कौन सा पाप किया, और शिवराज जी जवाब में कहते हैं कि कमलनाथ ने कर्जा नहीं माफ किया। मतदान में अब कुछ घंटों की देरी है। कमलनाथ अपनी गलती पूछ रहे हैं। जायज है, मतदाता मतदान के जरिए किसी एक पार्टी को गलती का एहसास कराएगा, लेकिन शिवराज ने गलती बताने में जरा देरी नहीं की और सवालों की बौछार कर दी। कमलनाथ जी, आपने पाप किया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए, और जो रेगुलर किसान थे बेचारे पैसा दे रहे थे, इस चक्कर में उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो डिफाल्टर हो गए, और ब्याज की गठरी आज उनके सर पर है। वो ब्याज की गठरी मैं उतारूं। इन उपचुनावों में कई तरह की मर्यादा टूटी। नेता बोल वचन में पीछे नहीं रहे। अब अपने तरीके से जनता तक दोनों ही दल मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन 10 तारीख को समझ आएगा भूल किससे हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हमसे क्या भूल हुई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या कमलनाथ की भावनात्मक अपील का पड़ेगा असर? क्या भूल का जिक्र कर अपनी सरकार के काम गिना रहे हैं कमलनाथ? क्या किसानों युवाओं का मुद्दा उठाने का बीजेपी को मिलेगा लाभ? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावे में कितना दम? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल की आज ये वो शाम है जो मतदाता को सोचने पर विवश करेगी कि कल उसका जो मतदान है वो किसके पक्ष में जाएगा और किसके विरोध में जाएगा। मतदाता आकलन करेगा तमाम सारे मुद्दों पर। पिछले 1 महीने से दोनों पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर रही हैं कि वो मतदाताओं के हृदय तक पहुंचे। संप्रेषण की इस कवायद में कुछ बदजुबानियां भी हुई, कुछ हल्के बयानात भी सामने आए, लेकिन जनता तो मुद्दों पर वोट करेगी। जनता उस प्रत्याशी को वोट करेगी जो जनता की बात करता हो, जनता के बीच में रहता हो। और लोकतंत्र में चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये खूबी तो है कि जनता के मूड का आकलन कर पाना, जनता के मूड को भांप पाना, जनता के इशारे को समझ पाना बहुत आसान नहीं है। जनता किसको कब क्या बना दे, क्या दिखा दे, कहां पहुंचा दे, ये बहुत सहज नहीं है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव का माहौल तो और भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, यहाँ विचारों की बात नहीं है, यहाँ व्यक्तियों की बात नहीं है। अजीब सी बातें हैं। दल पर वोट करेगा, दिल पर वोट करेगा, प्रत्याशी की बात पर वोट करेगा, विचारधारा वोट करेगा, मुद्दों पर वोट करेगा।
बहुत मिक्स एंड मैच है। तो कल मतदाता कितना निकलता है, कितना मतदान होता है कोविड के चलते, और उसके बाद 10 तारीख को जो पिटारा खुलेगा वो वाकई में आश्चर्यजनक होगा या अनुमान के आसपास होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। चुनाव की इस पूर्व संध्या पर, मतदान की इस पूर्व संध्या पर कमलनाथ जी ने जरूर पूछा है कि जो हमारे साथ हुआ, जो उनकी सरकार अपदस्थ की गई, आखिर उनकी गलती क्या थी, उनकी भूल क्या थी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हिदायतुल्लाह शेख साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, योगेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल हिदायतुल्लाह जी, कमलनाथ जी पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार का झटका उन्हें दिया गया, जिस प्रकार का घटनाक्रम उनके साथ हुआ, आखिर उनकी गलती क्या थी। उन्होंने तो एक बदलाव लाया था मध्य प्रदेश में, नई तरीके की राजनीति शुरू की थी। सिर्फ सत्ता की भूख इस कदर हुई कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। नहीं नवीन जी, इस बात को मान ले, और जब हम ये बहस शुरू करते हैं तो एक बात हमें ज्ञान और एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछला जब विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम, विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया था, तब ना बहुमत इन्हें मिला था ना हमें मिला था। सीटों की संख्या में आगे रहे होंगे, लेकिन उस समय भी हमारे पास वोट प्रतिशत ज्यादा था। हमें लगा जनता ने हमें सीटें कम दी है, हम विपक्ष के अंदर बैठे। जो ये आरोप लगाते क्या 15 साल सरकार, सत्ता में रहने वाली सरकार, अगर हम इस किस्म के होते जो ये हम पर आरोप लगा दे जोड़ तोड़ की बात, क्या ये चीजें हम नहीं कर सकते थे? लेकिन हम इन चीजों को कभी हमने स्वीकार नहीं करा। अटल जी के जमाने से लेकर आज तक हमने कभी स्वीकार नहीं करा। और आपसे क्या भूल हुई कमलनाथ जी? ये तो आप जनता के बीच जाइए, सब बता रहे हैं, लोगों के, जनताओं के वीडियो चल रहे हैं। आपने क्या नहीं करा? आपने तो बेटी के मुंह से निवाला छीनने का काम करा है। आपने ही बोला था 10 दिन के अंदर सारे लोगों का कर्जा माफ हुआ सारे लोगों का कर्जा माफ। आप मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे थे, वो काम कर पाए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय थे? आपने बेरोजगारी भत्ते की बात करी, क्या करा उस बेरोजगारी भत्तों पे? आपने आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियमित करने की बात करी, क्या करा उस आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियमित करने के मामले के ऊपर? आपने पंचायतों के अंदर गौशाला खोलने की बात करी, वो कहाँ गौशाला है खुली? अरे मुख्यमंत्री कन्यादान निकाय योजना की जो राशि हम देते थे 25,000, आपने 51,000 की घोषणा कर दी, आदेश निकाल दिए। अरे 51 कन्याओं को लाकर बताइए जिनका आपने कन्यादान करने का काम कराओ। आपकी फहरिस्त तो बहुत लंबी है कमलनाथ जी, आप खुद उठा के देख लीजिए। वो 1,000 से ज्यादा वादे, वो जो इतना बड़ा आपने एक पोथा निकाला था जिसको वचन पत्र बोला था, उसको पढ़ लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कमलनाथ जी बोल के उनके सारे जो प्रमुख बिंदु है उस पर भी बात नहीं कर सकते। जो मिला वो लिख दिया था आपने उस समय, आपने उसको पूरा करने में कुछ नहीं करा। और परेशानी उनको हो रही थी जो लोग नीचे वादा करके आए थे, और वादे बड़े बड़े ही नहीं, वादे वो छोटे भी, जो विधायक जो चुनकर आए थे कांग्रेस पार्टी के, अगर उस किसी ने आंगनबाड़ी की बात करी थी, किसी ने स्कूल की बात करी थी, किसी ने उन वादों के ऊपर जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गए थे, जो इनके वचन पत्र में थे, जब वो वादे पूरे नहीं हो रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि वो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ता अपना विधायिका का पद। आजकल तो कोई कारपोरेटर अपना पद नहीं छोड़ता है नवीन जी। आप बार बार बोल रहे हो, जनता इसका देगी जवाब, जनता इस बात का जवाब देगी। जिन्होंने त्याग करा है जनता उनके साथ रहने वाली है। और बार बार जब आप बोलते हैं, योगेश यादव जी बैठे इसलिए बता रहा हूं, जब आप बार बार धोखे की बात करते हैं, जब बार बार आप बिकाऊ की बात करते हैं, आप प्रमाण हो तो देने की काम करिए। ये तो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके दूसरे नेता माफी मांगते नजर आ रहे, अभी आप लोगों को भी माफी मांगनी इन सब मामलों में। चुनाव निपटने दीजिए, इस सब मामलों पे भी बात करने वाले। योगेश यादव जी, आप जिसको गद्दारी कहते हैं वो बलिदान है भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में, त्याग है। और आपको जो आपने बिकाऊ और गद्दार और तमाम तरह की संज्ञाएं दी हैं उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, कह रहे हैं। अरे वाह साहब, ऐसे बलिदान और ऐसी महानता को शत शत प्रणाम हो साहब। प्रजातंत्र का जिन्होंने लूट कर नया रूप धारण कर दिया, जिसने प्रजातंत्र के मूल्यों की हत्या करके खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली, वो आज बलिदान और त्याग की बात करते हैं। नई परिभाषा के लिए शत शत अभिनंदन हो भारतीय जनता पार्टी का। वाह, क्या चरित्र प्रदर्शित किया है। जहां तक कमलनाथ जी की माफी की मैं बात करता हूं, तो कमलनाथ जी ने अपनी भूल या पाप के बारे में सिर्फ यही कहा कि ये कांग्रेस की अभिजात्य संस्कृति की परिणति है। एक कांग्रेस के एक महान नेता
एक सुसंस्कृत नेता और खानदानी नेता का एक चरित्र होता है कि किस तरीके से कार्य करने के बाद भी बड़प्पन दिखाते हुए स्वयं के प्रति छोटा बनते हुए अपने आप को माफी मांगना। कमलनाथ जी की क्या यही भूल थी कि उन्होंने 10 दिन का कर्जा मात्र 10 मिनट में किसानों का पहले पायदान पर माफ कर दिया? कमलनाथ जी की क्या यही भूल थी कि उन्होंने माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाया? कमलनाथ जी की क्या यही भूल थी कि उन्होंने मैग्निफिसेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक दिन में 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए? कमलनाथ जी की यही भूल थी कि वो चुस्त प्रशासन के रूप में मात्र 15 माह में 15 महानतम उपलब्धियों को लेकर इस प्रदेश में लिया है? और भारतीय जनता पार्टी जो डायलिसिस पर थी सरकार, जिसने डायलिसिस पर छोड़ा था शिवराज सिंह जी ने, उसको एकदम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के रूप में परिवर्तित किया। ये एक राजनीतिक चरित्र होता है। ये चरित्र कांग्रेस की आत्मा में समाया हुआ है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब भी कार्य किया है, छोटी सी भी क्षणिक उनको आशंका व्यक्त हुई है तो उन्होंने समाज से क्षमा मांगी है। समाज कल इस बात का जवाब देगा कि पाप किसने किया और पुण्य किसने किया। प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो जनता होती है। कल इस दिन का हमें प्रतीक्षा थी। कल भारतीय जनता पार्टी की चौसर की चाल और कूटनीति के खिलाफ एक जंग होगा और ये प्रजातंत्र का एक ऐसा त्योहार होगा कि इसमें जनता जिस तरीके से बदला लेगी, जनता बदला लेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, जमीन का कार्यकर्ता बदला लेगा और भारतीय जनता पार्टी जो ये समझती है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति ना करते हुए सत्ता को हथियाना, येन केन प्रकारण कैसे भी पाप करके हत्या लेना, कल जनता इसका जवाब देगी और मुंह के बल भारतीय जनता पार्टी गिरेगी। क्योंकि इनके पास यदि 5 महीने आरोप लगाना बहुत आसान लगता है हिदायत भाई, आरोप बहुत सस्ते में लगाए जा सकते हैं, लेकिन काम बड़ी कीमती तरीके से किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, 5 माह की उपलब्धि बताएंगे? कोरोना में भ्रष्टाचार, पीवी किट में भ्रष्टाचार, आटे में भ्रष्टाचार, माता बहनों के साथ बलात्कार, ये शिवराज सिंह जी की सरकार। और शिवराज सिंह जी सरकार सिर्फ चुनाव में लगी रही। मध्य प्रदेश में सरकार थी कहां? जंगल राज था, जंगल राज चल रहा है। कल जंगल राज की समाप्ति है, कल अभिनंदन का दिन है, कल प्रजातंत्र का दिन है, कल इस देश के प्रजातंत्र के उत्सव का दिन शुरू होने वाला है और सरकार बनने वाली है। कांग्रेस 10 नवंबर को जिस समय रिजल्ट आएंगे तो आप देखना, क्योंकि मैंने ये महसूस किया नवीन जी, पहली बार महसूस किया। मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में गया, 35-40 मेरी आम सभाएं हुई। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, अदना सा कार्यकर्ता भी चीख चीख कर कह रहा है कि नहीं साहब हमें बदला लेना है। और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, ये जनता कह रही है, ये मतदाता कह रहा है। और तो और सबसे मजेदार बात ये हुई है देख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कह रहा है कि हमें ठगा गया है। जी समझ लेता हूँ। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कल जनता किसको हिदायत देगी, किसको हिकारत देगी और किसको मोहब्बत देगी, ये तो जनता के मूड पर निर्भर करेगा। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, कल एक नए प्रकार के माहौल का चुनाव है, जनता किसका चयन करेगी? बहुत ही टफ है, क्या कहेंगे? नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार का चुनाव बड़ा रोचक और बहुत करीब का है। उसके कारण है क्योंकि मतदाता पूरी तरह मौन है, वो कुछ व्यक्त नहीं कर रहा है। आप कितना भी उसे टटोलिए, कितने भी उससे सवाल करिए, आपका उस नतीजे तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है जिसमें मतदाता अपने दिल की बात कह सके। ये बात सही है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेके आगे चली थी, दल बदल वाला, बिकाऊ वाला, मतदाता शुरुआत में तो उसकी चर्चा करता है, लेकिन जैसे जैसे आप उससे आगे बढ़ते हैं, बात करने जाते हैं, तो वो अंत में जाके ठहर जाता है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इसका मंथन करने लगता है। तो कुल मिलाकर के हम ये देखें तो राजनीतिक दलों में पूरे चुनाव के दौरान जिस भाषा का प्रयोग किया उसकी चर्चा ज्यादा है, मुद्दों से ज्यादा चर्चा उस बात की है। और मतदाता दुविधा में भी है। दोनों राजनीतिक दलों ने मतदाता को यह बताने की कोशिश की है कि हम बेहतर हैं, लेकिन जो संदेश, जैसे योगेश जी जो बात कह रहे थे या हिदायतुल्लाह जी जो बात कह रहे थे, मतदाता तक वो बात सीधी पहुंची नहीं है, संदेश वो पहुंचे नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता उस एकजुटता से, उस ईमानदारी से जाके नीचे काम नहीं कर पाया है
जिसकी चुनाव के दौरान जरूरत थी। और यही कारण है कि कल शाम तक का मेरा जो अपना घूमने के बाद निष्कर्ष निकला, मतदाता बड़ी दुविधा में है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतदान का प्रतिशत इस बार के नतीजों को बड़ा प्रभावित करने वाला होगा। 60 से ऊपर जाता है तो तस्वीर कुछ होगी, और अगर इसके नीचे आता है तो तस्वीर कुछ होगी, लेकिन नतीजे जो आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले तो होंगे ही। जी बिल्कुल। समय सीमा के चलते अभी हम यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और लगातार चर्चा में बने रहेंगे, तो रुकते हैं एक व्यावसायिक अंतराल के लिए। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत, और सीधा रुख अपने मेहमानों की ओर करेंगे। चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कैसे चौंकाने वाले होंगे? अभी तो जो सामान्य एक धारणा है वो ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से खफा है। तो क्या इस प्रकार के नतीजे होने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाएगा मतदान? योगेश यादव जी, चौंकाने वाले नतीजे हमेशा सामान्य धारणा के विपरीत होते हैं, और सामान्य धारणा आप ये बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता मतदान करेगी। ये एक सामान्य धारणा बन रही है। ऐसा बनाने का आपने प्रयास भी किया है, गद्दार और इन सब की संज्ञाएं दी हैं। तो क्या इस प्रकार का होने वाला है? नवीन जी, निश्चय ही ये बात बिल्कुल सच है। और संदीप जी जो बात कह रहे हैं कि वास्तव में नतीजे बहुत चौंकाने वाले, अप्रत्याशित रहेंगे, क्योंकि मैं अभी 40-45 साल से मैं जो देख रहा हूँ राजनीति में, मैंने इस तरीके की जागरूकता और जिस तरीके से लोगों तक संदेश कम्युनिकेशन पहुंचा है, ये जो संप्रेषण हुआ है शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के, मैं बड़े बेबाक तरीके से इस बात को कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत ही इंटीरियर इलाकों में, जहां पर माता बहनों से बातचीत की है। अब मैं मालवा की उदाहरण देता हूं, क्योंकि इधर भी मालवा निमाड़ में भी 3-4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 2 निमाड़ में 2 मालवा में। तो ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद एक महिला ने, और ग्रामीण क्षेत्र की माता, और जिनको अपन कह सकते हैं कि उनको बात करने में भी संकोच होता है, उन्होंने ये बात कही नवीन जी कि यो तो चोर हुई गया ना, चोर ना चोरी की ना, पैसा लीके बिकी गयो, और या भारतीय जनता पार्टी वाला ना खरीद लियो ना, या ये तो उम्मीदवार बिकी गयो। यह संदेश जो पहुंचा है ये पहली बार अप्रत्याशित है। हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा लोग आज जागरूक है और इतनी ज्यादा मैसेज पहुंच जो जी वो धंधेबाजी का जो मामला था वो जन जन तक पहुंचा है, और ये प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत है। आने वाला भारत कल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी जो जिसको व्यापारियों के और अडानी अंबानी की सरकार चलाने वाली पार्टी कही जाती है, तो ये चेहरा सामने खुलते हुए समझ लेता हूँ और आऊंगा थोड़ा अच्छा रहेगा चर्चा में, और नए मुद्दे आपको मिल जाएंगे। बहुत देर से हिदायत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हिदायत जी। सेठ कमलनाथ की पार्टी के प्रवक्ता बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सेठ आपके हैं अध्यक्ष, सेठ आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपने बात करी थी पिछली बार, क्या करी आपने 5 महीने की उपलब्धियां, आपने जो प्रमुख विषय उठाए थे। हमने तो जो लगातार हमारी योजनाएं चल रही थी 15 साल की, उन योजनाओं को हमने वापस लागू करने का काम करा। आपने किस किस के साथ धोखा करा योगेश जी? आप बात करिए। आपने वो बच्ची जो स्कूल जाती थी उसकी साइकिल छीन ली, उसको लैपटॉप देना बंद कर दिया, वो देने का काम हमने करा है।
आपने वो जो गोद भराई का कार्यक्रम होता था आंगनवाड़ी के अंदर, जो अभी शिशु हुआ नहीं, जिसने जन्म नहीं लिया, उसके साथ अत्याचार करने का काम आपने किया है, उसको वापस लागू करने का काम हमने करा है। वो संबल योजना से लोगों को संबल बनाने का काम हम कर रहे थे, उस योजना को आपने बंद करा, उस संबल योजना में वापस हमने संबल बनाने का काम करा है। किसानों को लेकर कर्ज माफी की बातें आपने करी और उनके ऊपर ब्याज डालने का जो काम आपने करा है, वो वापस 0% ब्याज का काम हमने करा है, -10% वाला हमने वापस उसके अंदर लागू करा है। युवाओं के साथ छल करा आपने, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बोला था या नहीं बोला था? राहुल गांधी ओर से लेकर आप तक, जितने छोटे से बड़े सब तक क्या करा उसके ऊपर? उन चीजों के ऊपर काम करने का काम हमने करा है। और जिसको आप बार बार बोल रहे हैं ना विज्ञा, किसको बोल रहे हैं? ये वही लोग हैं योगेश जी, जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी आपके साथ खड़े रहे, 15 साल तक आपके साथ खड़े रहे। वो जब सरकार के अंदर आने के बाद भी उन्हें ऐसा लगा कि अब ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं बची रही, तब वो आए। इन्हें करना रहता तो ये पहले भी कर चुके होते, और अभी तो लगातार लोग आ रहे हैं। और सिर्फ आप किसी एक दल या एक चीज को क्यों मान रहे? अरे वो लोग जो तो कभी दिग्विजय सिंह के बड़े खास कहलाते थे, उनकी भी आजकल यही स्थिति है। आपके पार्टी ने क्या बड़े वरिष्ठ नेताओं का अपमान नहीं करा सरकार बनने के बाद? क्या इस बात को आप स्वीकार नहीं कर सकते? तो आपने एक राउंड और होगा, पेट में रहने वाली बेटी को भी छला है, उस अन्नदाता को भी छलने का काम। एक राउंड और होगा। नवीन जी एक बात और दूसरी बात, आप बार बार, मैं आप आज दिन भर से आपको सुन रहा हूं, बार बार आप बोल रहे कमलनाथ जैसा महान नेता, भूल हो गई तो माफी मान ली। कमलनाथ 1984 में कांग्रेस पार्टी के लिए महान बन गए थे साहब। जो काम उन्होंने 1994 में किया था एक परिवार के लिए, उसके बाद वो बन गए थे। आपके लिए पीवी नरसिम्हा राव आज तक महान नहीं बने हैं। जो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, उनकी तस्वीर तक नहीं लगती है आपकी। आपके लिए तो वही महान बनता है ना, जो एक परिवार की चाटुकारी समझ लेता हूँ, जो कांग्रेस परिवार की चाटुकारी करता है, वही आपके लिए समझ लेता हूँ। एक राउंड और है, एक राउंड और है, रैपिड फायर राउंड और है, एक राउंड और है, एक राउंड और है, उसमें कर लेना। संदीप जी, इस बार जैसे ही आपने चौंकाने वाले नतीजे कहा तो दोनों लोग चौंक गए और दोनों लोग अपने अपने पक्ष की बात करने लगे कि देखिए चौंकाने वाले नतीजे तो उनके पक्ष में आएंगे। जब आप किसी भी नतीजे के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं या सहज हो जाते हैं, फिर वो चौंकाने वाला कहाँ बचता है? नतीजे तो बहुत ही खतरनाक आने वाले हैं, ऐसा एहसास मैं भी कर रहा हूँ। क्या कहें? नवीन जी, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जिन हालातों में ये चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह का चुनावी माहौल रहा है, पिछले कई चुनावों में इस तरह की स्थितियां नहीं बनी हैं। कारण यह है कि इस बार जो बेसिक मुद्दे जिनको हम कहें, बहुत सामान्य व्यक्ति से जुड़े हुए मुद्दे उस तरह से चर्चाओं में नहीं आए, जिस तरह से गद्दार आइटम, इस तरह की बातें ज्यादा आ गई। तरह तरह से लोगों ने अपनी बातें कही और जो आम मतदाता है उस तक बात भी जो पहुंची वो यही बात पहुंची। इसलिए राजनीतिक दलों को भीड़ देख के, जिंदाबाद देख के और तमाम चीजें देख के वो अपना आकलन कर सकते हैं और ये अधिकार है उनका। वो कह सकते हैं कि हमारे पक्ष में माहौल है और हम 28 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन जमीनी स्थिति ऐसी है कि आप जाके मतदाता से जब मिलते हैं तो आपको बहुत सी चीजें सामने आती हैं। वो जो सवाल करता है उसके जवाब भी उसे चाहिए। राजनीतिक दलों ने अपनी बात तो कही है मंच पे जाके, क्या मतदाता के तरफ से जो सवाल आए हैं उनका किसी ने जवाब दिया या राजनीतिक दल उन सवालों को जानता है? कारण यही है कि जब राजनीतिक दल के पास सवाल नहीं आते, वो अपनी बात कह के चल देता है, तो जवाब मतदाता देता है, उसी सवाल का जवाब मतदाता देता है मतदान के दौरान, और वही जो जवाब आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नतीजे जो राजनीतिक दल सोच रहे हैं उससे काफी अलग आने की संभावना दिख रही है मुझे। जी जी, जरा आप इन दोनों लोगों के मनोभावों का एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। हिदायत जी, योगेश जी, आपस में कर लीजिए चर्चा, कर लीजिए, बिल्कुल प्लेटफॉर्म ओपन है। नहीं, देखिए मेरा एक अपना संदीप जी जो बात बोल रहे थे, योगेश जी, संदीप जी जो बात बोल रहे थे वो बात सच है कि कांग्रेस पार्टी के पास इस बार मुद्दे नहीं थे, इसीलिए आइटम होना, कुत्ता होना, गालिए बकना, लगातार ये सब अपमान की बातें करना, हमने तो प्रश्न उठाए ना। योगेश जी कह सकते हैं, योगेश जी हमने प्रश्न उठाए, एक ही टाइम में भारतीय जनता पार्टी को झूठ की कार्यशाला सौंपी गई है। ये झूठ की कार्यशाला के निकले हुए लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी चौहान से कि यदि आप इतने महानतम व्यक्ति है, आपने कोई पाप नहीं किया, तो आप किसानों के मामले में क्या मुद्दे रखना चाहते हैं, आप बता दीजिए। आप मौन व्रत धारण करते हैं एक शब्द को लेकर
बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ मध्य प्रदेश में, जो बच्चियों के साथ चुनाव परिणाम के दिन का फिर ईवीएम को दोष नहीं देंगे। सिंह जी आप बैठ जाते हैं वहां पर धरने पर, आपने जो घड़ियालियों आंसू बहाते हैं, जो ढोंगी मामा कहते हैं, आप अपने क्षेत्र को भी देखिए और झूठों की कार्यशाला यदि है तो भारतीय जनता पार्टी है। कल नतीजे चौंकाने वाले आएंगे, कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, कांग्रेस उनको हिलाएगा। ये झूठों की कार्यशाला में आयोजित होने वाले लोग हैं, इनका व्यक्तिगत जनाधार कुछ नहीं है। अरे मुझे बात बता दीजिए, आपने कितने वादे किए थे? मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आपने कितने वचन दिए थे? उन वचनों का नाम बता दीजिए, अरे उन वचनों की संख्या बता दीजिए। 500 भारतीय जनता पार्टी के शासन की 5 उपलब्धि बता दीजिए। नहीं बता सिर्फ भ्रष्टाचार, से क्या इस किस्म की माफियाओं को चलिए समझने वाली और इस मध्य प्रदेश, चलिए यही माहौल है, यही है मध्य प्रदेश का माहौल, यही है जो अभी 2 मिनट पहले माहौल है। ये मध्य प्रदेश का हमने नहीं, आपने बोल दिया तो अरे हमने बोलना पड़ा है। मैं अरे यहाँ स्वस्थ बहस के नहीं आप तो स्वस्थ बहस नहीं, आप तो चर्चा करते हैं सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल इसी तरीके का है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में किसने बना दिया? आप दोनों लोगों ने, वहां थोड़ी मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, आप दोनों लोगों ने बना दिया। वहां कोई वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी है आप पे कंट्रोल करने के लिए। खुला खेल था, जैसे ही माहौल खुला मिला आप लगे एक दूसरे के ऊपर। जिस जनता के साथ धोखा किया कल जनता बता देगी। चलिए हो गया समझ गए मध्य प्रदेश की जनता समझ गई, और कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की जनता समझ। योगेश जी हिदायत जी, 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 मध्य प्रदेश की जनता समझ गई। सर इसी प्रकार का माहौल रहा है अभी मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों का। जब चुनावी चर्चाएं हुई तो एक दूसरे पर खूब व्यक्तिगत हमले हुए, और इस बार जो संवाद था उसने अपनी मर्यादाएं कई बार लांघी एक दूसरे के ऊपर। नहीं आपकी नहीं, अरे मैं आप तो पूछ नहीं आपने श्लोक पढ़े, मान लिया, अरे आपने श्लोक पढ़े, आपने श्लोक पढ़े, सुभाष रानी के श्लोक पढ़े, मान अब पूछ तो लीजिए, पूछ लेने दीजिए। तो सर जिस प्रकार का माहौल है, जनता कंफ्यूज तो हुई है, और कंफ्यूजन में जाएगी जनता और फिर सॉल्यूशन में जाएगी तो कहां पहुंचेगी, अभी इसका कयास लगाना राजनीतिक पंडितों के लिए भी आसान नहीं है। तो नतीजे तो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की प्रतिष्ठा की बात है, भारतीय जनता पार्टी के विचार की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात है, कांग्रेस के 15 महीने के शासन की बात है, तमाम सारी बातें। इन बातों में कार्यकर्ता कहां जाके रोकेगा, मतदाता कहां जाके रोकेगा, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, आज की स्थिति में तो नामुमकिन है। और सबसे अच्छा कर दिया माननीय चुनाव आयोग ने जो अंदाजा लगाने वाली प्रक्रियाएं बंद कर दी, तो हम जैसे सहज लोगों को बड़ा आसान हो गया, नहीं तो 24 घंटे और अब अगर एक आफत होती। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, वाकई में ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ा चुनाव है। अगर हम कुल मिलाकर के देखें, अगर एक राजनीतिक दल ये कहता है कि दल बदल वाला मसला है और दूसरा दल कहता है कि इन्होंने त्याग किया है, मतदाता किस चीज पर मोहर लगाता है? बहुत सही बात। अगर ये मान लीजिए कि जिन लोगों ने दल छोड़ के बीजेपी में आए हैं उनकी जीत होती है, तो ये माना जाएगा कि उन लोगों ने जो बगावत की थी वो विकास के लिए की थी, उनका कदम सही था। और अगर उनकी हार होती है तो ये संदेश जरूर जाएगा पूरे देश में कि दल बदल को कम से कम मध्य प्रदेश के मतदाता पसंद नहीं करते। ये चुनाव दोनों दलों को आईना जरूर दिखाएगा, इतना मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो स्वर्णकार ने स्वर्ण जब दियो अगन में डाल, कांप उठो पानी भयो देख परीक्षा काल। परीक्षा काल में 24 कैरेट खरा सोना भी कांप के पानी हो जाता है। यहां तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत मिलावट है, और जब ये परीक्षा की घड़ी है, ये परीक्षा की कसौटी पर जाएगी मध्य प्रदेश की राजनीति, तो शर्म से पानी पानी होगी या डर से पानी पानी होगी या एक नई कहानी होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।